अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ततीर फ़ातिमा और आज मेरा टॉपिक है एमसीक्यूज़। आज हम करेंगे एमसीक्यूज़ चैप्टर नंबर 3 एंजाइम के। ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर है। सबसे पहले आप मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये जो मैं एमसीक्यूज़ बना रही हूँ ये एमकेट और इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स दोनों के लिए हैं। पहला है विच मॉलिक्यूल बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड होता है। अगर आपने इनहिबिटर वाला जो है वो पोर्शन देखा था मेरी वीडियो के अंदर तो आपको पता होगा कि कॉम्पिटेटिव जो है वो एक्टिव साइट से होता था और नॉन कॉम्पिटेटिव जो है वो एलोस्टेरिक होता था। इसका ठीक आंसर है कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। फिर हमारे पास दूसरा है विच मेटाबॉलिक प्रोसेस इन बैक्टीरिया इज डायरेक्टली इनहिबिटेड बाय एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। अच्छा, पहले जो है वो मैंने जब एंजाइम में बताया था वो ये बताया था कि भाई पेनिसिलिन जो है वो क्या करता है, एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया का सेल वॉल बनाने का प्रोसेस होता है ना वो रुक जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसा कौन सी बैक्टीरिया जो कि डायरेक्टली इनहिबिट कर देता है। तो यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली आपको याद आ जाएगा कि अच्छा सेल वॉल का बनाने का रुक रहा था। तो यहाँ पे है कि सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल। करेक्ट ऑप्शन इज डी। वही जो बातें मैं आपको चैप्टर के दौरान बता रही थी वही उसी तरह से देखें, बिल्कुल एमसीक्यूज आए हैं। मैंने बताया था कि ऐसे सेल वॉल का पूछ लिया जाएगा, बिल्कुल वही पूछा गया है। हाउ डज एन एंजाइम इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, ये भी मैंने एग्जैक्ट आपको बताया था। अगर आप लोग जो है वो चैप्टर ध्यान से समझ कर पढ़ेंगे तो आपके सारे एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व होते जाएंगे कि ऐसा कौन सा एंजाइम ऐसा क्या करता है कि उसकी जो रिएक्शन है जो स्पीड है रिएक्शन की वो तेज हो जाती है। तो मैंने एक लाइन मार्क करवाई थी, हाईलाइट करवाई थी कि वो अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को जो है वो लो करता है तो उसका जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाता है। ये मैंने एज अ की पॉइंट भी लिखवाया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। अब हमारा फोर्थ है एन एलोस्टेरिक साइट ऑन एन एंजाइम इज। अच्छा, जो एलोस्टेरिक साइड होती है एंजाइम के ऊपर, एंजाइम की सॉरी, वो कहाँ होती है इज। ये मैंने आपको मार्क करवाई थी लाइन के जो डायग्राम्स थी उसका ए बी सी, सी वाला मैंने हाईलाइट करवाया था कि हाईलाइट कर लें, इससे एमसीक्यूज बनता है कि वो जो है वो अपोजिट साइड होता है एक्टिव साइड के। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है डी। अ टेम्परेचर बियॉन्ड ऑप्टिमम, बियॉन्ड बियॉन्ड का मतलब होता है आगे। ऑप्टिमम क्या आता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर डिस्ट्रॉइड किस पे हो रहा था 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और मिनिमम किस पे हो रहा था 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप कह रहे हैं बियॉन्ड ऑप्टिमम, ऑप्टिमम से आगे मतलब 37 से आगे जाएगा तो जाहिर है 100 सोचेंगे। और अगर वो रिवर्स में पूछ रहे होते टेम्परेचर का मतलब कि 37 से पीछे पूछ रहे होते तो हमारे दिमाग में 0 आ जाता। अब वो 100 पे आगे लिखा हुआ है ना तो आप डायरेक्ट दिमाग में 100 ले आए। तो 100 पे तो क्या हो रहा था, डिस्ट्रॉय हो रहा था, मतलब कि जो अफेक्ट है वो शेप एंजाइम का उसको अफेक्ट हो रहा था। और फिर जो है वो सेल जो है वो लेस सस्पेक्टेबल हो रहा था डिजीज के साथ। तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वो है डी। जब बियॉन्ड का आ जाएगा तो आप ये ऑप्शन लगा देंगे। और अगर जो है वो ये आएगा कि जो है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एक्टिविटी कब शो करता है तो आप जो है वो लोवेस्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। लेकिन अभी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी है। अब हमारे पास 6 है कि न्यूक्लिक एसिड विच ऑल्सो सर्व एज एंजाइम्स। और न्यूक्लिक एसिड हमने पढ़ा था ना सबसे पहले जो थॉमस और सिडनी ने बताया था। तो वो कौन सा था, वो राइबोन्यूक्लिक एसिड था। देखिए मैंने कहा था राइबोन्यूक्लिक एसिड लिखा हुआ आएगा या राइबो एंजाइम, तो यहाँ पे आ गया राइबो एंजाइम। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या था, बी। अब है हमारे पास 7, द एक्टिविटी ऑलमोस्ट एवरी एंजाइम इन अ सेल। ये तो एज इट इज लिखा हुआ है फीडबैक इनहिबिशन की सॉरी पैराग्राफ के अंदर की जो एक्टिविटी है वो डायरेक्ट वो जो है वो ज़्यादातर ये चीज़ लिखी हुई है। अगर आप पेज नंबर 48 निकालें तो उसका आप शुरू का ही पढ़ लें, द एक्टिविटी ऑलमोस्ट एवरी एंजाइम इन अ सेल इज रेगुलेटेड बाय, एग्जैक्ट वही लिखा हुआ है, बाय फीडबैक इनहिबिशन। करेक्ट ऑप्शन इज ए। बुक की ना एग्जैक्ट वर्डिंग उठ के आ रही होती है, बस बच्चे को चाहिए कि वो ध्यान से पढ़े। और एमसीक्यूज नंबर 8, द नॉन प्रोटीन पार्ट। अगर आपने ये वाला जो है वो चार्ट देखा है तो आप जो है वो फौरन इसका आंसर बता देंगे कि पहले जो है वो प्रोटीन पार्ट था फिर नॉन प्रोटीन पार्ट कहा गया है। मैंने बाकायदा उसमें जो है वो लिखा हुआ भी है नॉन प्रोटीन पार्ट अपने चार्ट में। द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज, नॉन प्रोटीन पार्ट वाले का क्या नाम था जो हॉलो एंजाइम के अंदर था, एग्जैक्टली प्रोस्टैटिक ग्रुप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। फिर हमारे पास 9th एमसीक्यूज है द प्रोटीन पार्ट। पहले नॉन प्रोटीन पूछ लिया, प्रोटीन पूछ रहे हैं।
ऑफ हॉलो एंजाइम इज क्या था, एपो एंजाइम। और जो सिर्फ प्रोटीन से बना हुआ था उसका क्या नाम था, प्रोटियो एंजाइम। 8 वाले का जो है वो करेक्ट ऑप्शन ए है, 9 वाले का करेक्ट ऑप्शन बी है, क्योंकि वो हॉलो एंजाइम का प्रोटीन पार्ट पूछ रहा है, इसलिए हम एपो एंजाइम पे करेक्ट ऑप्शन पे टिक करेंगे। फिर हमारे पास आखिरी एमसीक्यू है मैग्नीशियम। ये मैंने कहा था कि देखें उस वाली हेडिंग में से सिर्फ 2 चीज़ आएंगी जो एक्टिवेटर्स के अंदर थी, कि मैग्नीशियम इज एन इनऑर्गेनिक एक्टिवेटर फॉर द एंजाइम। मैग्नीशियम के साथ क्या था, फॉस्फेट। और फिर एक और नाम दिया हुआ था जिंक। जिंक के साथ किसका था बताएं, जी जिंक के साथ जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस। इस तरह आप याद करा करें ताकि आपके दिमाग में जो है वो बात बैठ जाती है। तो आप लिख लें इसके नीचे जिंक, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के आगे आप जिंक लिख लें। और मैग्नीशियम का पूछा गया है तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। अब हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए हुए हैं, इनको हम देख लेते हैं। कि द बायो कैटेलिस्ट विच इंक्रीज द केमिकल रिएक्शंस। मैंने लिखवाया था आपको बुक के ऊपर के लिख लें बायो कैटेलिस्ट के आगे ब्रैकेट में करके एंजाइम्स। तो ऐसे कौन से बायो कैटेलिस्ट हैं जो कि केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, और इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन ए। एंजाइम्स सेकंड हम पढ़ते हैं, एंजाइम्स इंक्रीज द केमिकल रिएक्शंस बाय लोवरिंग द, वो ये चीज़ जो मैंने आपको एज अ की पॉइंट लिखवाई थी कि लोवरिंग एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू केमिकल रिएक्शन फास्ट। तो क्या चीज़ हम लो करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करेंगे तो जो उसका रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगा। फिर अब हमारा एमसीक्यूज नंबर 3 है, मोस्टली एंजाइम्स आर। एंजाइम्स जो है वो ज़्यादातर किससे कंपोज हुए हुए होते हैं, एंजाइम ज़्यादातर प्रोटीन से कंपोज हुए हुए होते हैं, क्योंकि जो उसका मेजर पार्ट होता है वो क्या होता है, वो प्रोटीन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। 4 वाले को देखें, द टर्म एंजाइम्स आर प्रोपोज्ड बाय। जो एंजाइम है उसका टर्म किसने प्रपोज किया था, तो इसका टर्म क्या था, विलियम कोहने ने। तो यहाँ पे कोहने लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और फिर जो है वो नंबर 5 देखें, द मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड के वो किस तरह से ऐड करते हैं, वो करते हैं को एंजाइम्स, एक्ट एज को एंजाइम्स। और अब जो है वो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। और फिर हमारे पास है 6 एमसीक्यूज, द साइट ऑफ एंजाइम वेयर सबस्ट्रेट इज अटैच। जहाँ पर सबस्ट्रेट जाके अटैच होता है उसको, वो कौन सी साइड होती है, तो वो है एक्टिव साइट। ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 6 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फिर हमारे पास है 7th एमसीक्यूज, लॉक की थ्योरी किसने दी थी, अबाउट एक्शन ऑफ एंजाइम इज प्रपोज्ड बाय। ये किसने दी थी लॉक एंड की थ्योरी, एग्जैक्टली ये दी थी फिशर ने। और कॉशलर ने कौन सी थ्योरी दी थी, कॉशलर ने दी थी इंड्यूस फिट मॉडल, बिल्कुल ठीक। तो 7 वाले का करेक्ट ऑप्शन है ए। फिर हमारे पास 8 है, इनएक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। ये बहुत ही आसान है, ये भी आपको आती होगी कि इनएक्टिव साइट एंजाइम की कौन सी होती है, एलोस्टेरिक साइट। तो इसके अंदर जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारे पास 9 एमसीक्यूज है, इंड्यूस स्टेट मॉडल। अभी जो मैंने आपको ऊपर करवा दिया था कि इंड्यूस स्टेट मॉडल थ्योरी अबाउट द एक्शन ऑफ एंजाइम इज प्रपोज्ड बाय, किसने दी थी, कॉशलर ने दी थी। और फिशर ने कौन सी दी थी, लॉक एंड की थ्योरी दी थी। अब हमारे पास 10th एमसीक्यूज है, द एंजाइम्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली प्रोटीन्स। तो वो कौन से होते हैं बताइए, वो होते हैं सिंपल एंजाइम। कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स आप पहले ही सोच लें। जब आपको ना ऐसा ऑप्शन दिख जाए कि आपको समझ ना आ रहा हो तो सारे ऑप्शंस को सोच लें कि कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स क्या होते हैं, जिसमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। प्रोस्टैटिक एंजाइम्स कौन से होते हैं, जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट होता है हॉलो एंजाइम का। तो फिर सिंपल एंजाइम्स होंगे ना जो प्रोटीन से बनते होंगे, तो सिंपल एंजाइम्स का कौन नाम है और वो क्या है, प्रोटियो एंजाइम्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। अब हमारे पास 11 एमसीक्यूज है, द एंजाइम्स विच आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर ग्रुप्स। वो एंजाइम्स जो कि प्रोटीन और अदर ग्रुप को, जाहिर है आप सपोज कर ले कि नॉन प्रोटीन है, कि प्रोटीन और नॉन प्रोटीन से बने हुए हों, उनका नाम क्या होगा, वो है कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स या फिर हॉलो एंजाइम्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। आप जब ये सॉल्व कर रहे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके खुद ही ऑप्शंस जो है वो पहले से बोल रहे होंगे या सोच रहे होंगे, वही जब मैं करेक्ट ऑप्शन बता रही होगी तो आपका भी करेक्ट होता जा रहा होगा। क्योंकि सारे जितने तरह के एमसीक्यूज इसमें हैं ये सब मैं आपको चैप्टर के दौरान बता चुकी थी कि इस तरह से एमसीक्यूज आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपको एमसीक्यूज बना हुआ दिखेगा। तो देखें इसी तरह से एमसीक्यूज आ रहे हैं। अब हमारा है एमसीक्यूज नंबर 12, द प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड। कि जो प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का वो क्या कहलाता है, पार्ट कह रहे हैं। मैं यही कहती हूँ कि जब ये लिखा हुआ है कि ओनली प्रोटीन, तब आप लगाया करें प्रोटियो एंजाइम।
ये एज अ की पॉइंट लिख लें कि अगर ओनली प्रोटीन लिखा हुआ आएगा तो आप लगाएंगे प्रोटियोएंजाइम, लेकिन अगर पार्ट लिखा हुआ आ रहा है तो समझ जाएं कि प्रोस्टैटिक ग्रुप का पार्ट पूछा जा रहा है, तो प्रोटीन पार्ट पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, एपोएंजाइम। फिर हमारे पास है 13, द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड। यही बात हो गई कि वो फिर पार्ट आ गया और फिर नॉन प्रोटीन लिखा हुआ है, तो अब ये क्या है, वो प्रोस्टैटिक ग्रुप। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब हमारे पास है 14 एमसीक्यूज, द कंप्लीट एंजाइम विद प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन। जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन, देखें कितनी तरीके से पूछा हुआ है। अगर आप यहीं पे 14 देखें और 11 देखें, तो 11 में लिखा हुआ है कि जिसमें प्रोटीन और अदर ग्रुप हो, 14 में लिखा हुआ है जिसमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन हो। बात सेम है, बस समझना आना चाहिए आपको। बात सेम है, तो इसका ऑप्शन में क्या होगा, लेकिन ऑप्शंस देखें कि उसमें कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, और ये पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेटेड एंजाइम को हॉलो एंजाइम भी कहा जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर एमसीक्यूज 14। तो 14 वाले में क्या आएगा, हॉलो एंजाइम आएगा। बात वही है 11 और 14 की, बस ऑप्शंस में थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर बच्चे को पता होगा कि दोनों नाम सेम है तो वो आराम से लगा लेगा। अब है 15 एमसीक्यूज, द एंजाइम्स व्हिच हेल्प इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, उसको हम क्या कहेंगे। ये सोचने वाली चीज है कि ऑक्सीडो रिडक्टेज सामने लिखा हुआ है कि ऐसे एंजाइम्स जो कि इन दो चीजों में मदद करते हैं उनको हम यही कहेंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब हमारे पास है 16th एमसीक्यूज, द एंजाइम्स व्हिच कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। मतलब इसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है, आपको हर डेफिनेशन का मतलब पता होना चाहिए। अगर ट्रांसफर का वर्ड आ रहा है तो आपको ऑप्शन पता है कि कौन सा है। 16 वाले का बी ऑप्शन इज करेक्ट, ट्रांसफरेज। फिर हमारे पास है 17th एमसीक्यूज, द एंजाइम विच हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड। ये अगर आपने जो है वो पढ़ा है, ये अभी मैं जब आपको पढ़ाऊंगी ना चैप्टर नंबर 2 का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, वो भी मैंने शायद अपलोड कर दिया है, वो आप देखिएगा तो आपको ये वाला एमसीक्यूज आ जाएगा। हर चीज़ ना एक दूसरे चैप्टर से लिंक हुई भी आती है एमसीक्यूज की। हर चीज़ को अच्छी तरह से समझेंगे तो ये वाला एमसीक्यूज भी आ जाएगा कि ऐसे एंजाइम्स जो कि ब्रेक डाउन कंपाउंड को ब्रेक करने में मदद करते हैं, उन वो कौन से होते हैं। तो आपको डेफिनेशन का वही मैं फिर से कहूँगी कि मतलब पता होगा। तो मैंने चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस पढ़ा है। हाइड्रोलिसिस के अंदर क्या होता है कि ब्रेक डाउन होता है, वाटर की एडिशन करवाई जाती है और तोड़ दिया जाता है। तो इसके अंदर जो है वो टूटने का लफ्ज आया हुआ है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अगर आपने एक दफ़ा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाली वीडियो देख लीजिएगा, फिर आप 17 वाले को देखेगा तो आपको ये आता होगा। अब है हमारे पास 18th एमसीक्यूज, द एंजाइम्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड इनटू एन अदर कंपाउंड हैविंग द सिमिलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमेरिज्म की अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आपको ये पता होगा। या आप लिख लें, आइसोमेरिज्म का मतलब होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर और सेम फॉर्मूला। स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फॉर्मूला सेम है, इसको कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब हमारे पास है 19 एमसीक्यूज, 19 एमसीक्यूज में लिखा हुआ है द एंजाइम्स व्हिच कैटालाइज द रिमूवल और एडिशन ऑफ वन ग्रुप फ्रॉम और टू आर डबल बॉन्ड आर कॉल्ड। इसको हम क्या कहते हैं, ये है लाइस। ये आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिर हमारे पास है 20th एमसीक्यूज, द एंजाइम्स व्हिच हेल्प इन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स बाय द यूज ऑफ एनर्जी। ये आप जो है ये एक चैप्टर है, उसके अंदर लाइगेज, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वगैरह है। ये आगे के चैप्टर में है, तो हर मैं यही कहूँगी कि एमसीक्यूज देखें लिंक हुआ आया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। बी जो है वो जोड़ता है, इसलिए यहाँ पे लाइगेज जो है वो ठीक ऑप्शन है। फिर हमारे पास है 21th एमसीक्यूज, व्हेन द प्रोस्टैटिक ग्रुप इज ऑफ इनऑर्गेनिक टाइप। अगर इनऑर्गेनिक है, मैंने पहले कहा था कि ऑर्गेनिक में कोएंजाइम आता है और इनऑर्गेनिक में कोफैक्टर आता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। एनएडी, एनएडीपी, एटीपी, ये सब मैंने आपको बताया था कि एक दफा सिर्फ नाम देख लीजिए। तो ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है कोएंजाइम। ये कोएंजाइम्स के अंदर होते हैं या इनको कोएंजाइम्स कंसिडर्ड किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिर हमारे पास है 23rd, द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कि इंक्रीज करते हैं एक्टिविटी को, उनको क्या कहते हैं, एक्टिवेटर्स। इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिर हमारे पास है 24th एमसीक्यूज, द सब्सटेंसेस विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। वही पूरी की पूरी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, बस आपको डेफिनेशंस पता होना चाहिए, उसके नाम पूछे गए हैं। तो ये कौन है, ये है इनहिबिटर।
24 का ऑप्शन बी इज करेक्ट, इनहिबिटर्स। अब 25th है, द इनहिबिटर्स विच रिजेंबल्स विद द सबस्ट्रेट एंड आर अटैच्ड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम आर कॉल्ड। ऐसे इनहिबिटर्स जो कि रिजेंबल करते हैं सबस्ट्रेट के साथ और वो एक्टिव साइट पे अटैच हुए में हो, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स, क्योंकि वो एक्टिव साइट पर अटैच हो रहे हैं। ऐसे इनहिबिटर्स जो कि एक्टिव साइट पर अटैच होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं कॉम्पिटेटिव। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिर हमने कहा 26, द इनहिबिटर्स व्हिच आर अटैच्ड टू द एलोस्टेरिक साइड, और ये कौन सी होती है? इनएक्टिव साइड भी होती है। ऐसे भी आ सकता है द इनहिबिटर्स व्हिच आर अटैच्ड टू द इनएक्टिव साइड ऑफ एन एंजाइम, तब भी वही बात होगी। एलोस्टेरिक आएगा तब भी वही बात होगी। तो 26 का आपको क्या ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। एक दफा चार्ट देख लेंगे उसी चैप्टर के वीडियो में जाके तो आपको आसानी हो जाएगी। और पहले आप वीडियो देखें फिर आप एमसीक्यूज करें। तो आप जब मैं दूसरे एमसीक्यूज की तरह भी बताऊंगी कि नहीं देखें एलोस्टेरिक की तरह सिर्फ इनएक्टिव भी लिखा आ सकता है, तो आपको जो है वो ये बात याद रह जाएगी। और क्या पता ऐसे ही आ जाए कि एलोस्टेरिक ना आए, सिर्फ इनएक्टिव लिखा हुआ आ जाए। फिर हमारे पास 27 है, द पीएच ऑफ पेप्सिन एंजाइम इज। जो पीएच होता है वो कितना होता है ये आप बताएं? वो होता है एसिडिक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिर हमारे पास है 28, ट्रिप्सिन एंजाइम्स का कैसा होता है? 28 में जो है वो बेसिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 29 में आप एक दफा पढ़ें कि व्हेन द प्रोडक्ट बाइंड्स विद एंजाइम एक्टिव साइट द प्रोसेस इज कॉल्ड। कौन सा होता है प्रोसेस? फीडबैक इनहिबिशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिर हमारे पास आखिरी है इस लिंक का कि 30th एमसीक्यूज के रेडिएशंस में अफेक्ट द एंजाइम एंड टेक्स पार्ट इन। के रेडिएशन जो कि अफेक्ट करती है वो किस चीज में हिस्सा लेती है? वो लेती है इन एक्टिविटी के अंदर। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट है इसका। ठीक है, अब हमारे पास ये एमसीक्यूज हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आप देखें कि लाइफ इज अ डैश वर्क ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये एज इट इज लाइन उठकर आई हुई है। ये आप जब एंजाइम्स का पहला ही पेज खोलेंगे तो उसकी स्टार्टिंग में ही लिखा है लाइफ इज अ मैश वर्क ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें, वही कि नॉन प्रोटीन पार्ट लिखा हुआ है तो फिर क्या होगा कि प्रोस्टैटिक ग्रुप होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। फिर पीएच ऑफ पेप्सिन कितना था? हमारी बुक में दिया हुआ है 1.4। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगर आप बुक को ही ठीक से पढ़ेंगे तो सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4, इंड्यूस वेट मॉडल जो है वो किसने दिया था? कॉशलॉन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखें कि रिगार्डिंग एंजाइम्स ऐसी कौन सी बात है जो कि करेक्ट है? एंजाइम्स के अगर हम देखें तो सम मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए एक्ट एज एंजाइम और सम मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए एक्ट एज एंजाइम। तो एंजाइम के अंदर क्या चीज़ थी कि वो ज़्यादातर जो है वो प्रोटीनियस होते हैं और आरएनए जो है वो एक्ट करता है एंजाइम पे। तो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। बोथ बी एंड डी इंटायरली मेड अप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो जो पूरा बना हुआ होता है वो किससे बना हुआ होता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पेप्सिन। फिर हमारे पास 7th एमसीक्यूज है कि एंजाइम्स आर। अच्छा, एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज के अंदर हमने पढ़ा था कि एंजाइम्स जो हैं वो हीट सेंसिटिव भी होते हैं और थर्मोमोबाइल भी होते हैं। तो इसके अंदर जो है आप हीट सेंसिटिव देखें कि बी में लिखा हुआ है और थर्मोमोबाइल देखें डी में लिखा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर एफ जो है वो करेक्ट है। ये आपको प्रॉपर्टीज वाले पार्ट में मिल जाएगा एंजाइम्स के। विच अच्छा नंबर 8 देखें, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो ये सिन बोर्ड का नहीं है लेकिन इसका जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच मॉलिक्यूल बाइंड्स द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड होता है? तो वो है कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। हॉलो एंजाइम जो है वो किसने बनाया था? तो वो यूलर ने बनाया था। इसका नाम है ऑप्शन नंबर, इसका नाम है यूलर। तो फिर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जब आप एक दफ़ा चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे और मेरी वीडियो को देख लेंगे तो आपसे जो है वो सारे एमसीक्यूज बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को थम्स अप देना भी मत भूलिएगा।